पाठ के हमारी दुनिया पर है, जो सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अंतर्गत आता है। इसमें आज हम लोग इकाई 1 संसाधन के पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या है। फिर उसके बाद संसाधन के प्रकार को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है इसको भी समझेंगे अच्छे से, और अंत में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जितने भी होंगे उन सभी को एक एक करके हम अंत तक हल भी करेंगे, ठीक है। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। बच्चों, इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अभ्यास प्रश्नों को भी हल कराऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ को अच्छे से रीडिंग देकर आपको पढ़ के खुद से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन है क्या। देखिए, यहाँ संसाधन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक। तो संसाधन क्या है, आपका टॉपिक है यहाँ पे कि संसाधन क्या है। तो अब एकदम आसान भाषा में आप समझिए, किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए उसको जिस भी चीज का आवश्यकता होता है वह सभी चीज क्या है, संसाधन है। जैसे आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए, आप सवेरे सो के उठते हैं और फिर रात में सोने जाते हैं, ठीक है। उस समय के बीच आप जितना भी चीज का उपयोग करते हैं वे सभी आपके लिए क्या है, संसाधन है। जैसे देखिए, आप सो के उठते हैं, आप पलंग पे सोते हैं, है ना। तो पलंग या चौकी पे सोते होंगे तो वह क्या है, लकड़ी संसाधन है ना। लकड़ी कहाँ से आता है, पेड़ से, पेड़ संसाधन है। पेड़ जंगल से आता है, जंगल संसाधन है ना। जंगल पहाड़ों पर होता है, पहाड़ संसाधन है ना। उसके बाद हम मुंह धोते हैं, वह ये प्लास्टिक का ब्रश फैक्ट्री से बन के आता है, वह भी क्या है, संसाधन है। पेस्ट आपका वह भी संसाधन है, ठीक है। पानी है, पानी भी क्या है, एक तरह का संसाधन है। आप घर पे रहते हैं, घर आपके लिए संसाधन है, ठीक। उसके बाद आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। तो खाना भी आपके लिए संसाधन है। खाना अनाज से आता है, अनाज संसाधन है। अनाज पौधे से आता है, पौधा संसाधन है, ठीक। फिर पौधा कहाँ से आता है, खेत से आता है, खेत आपके लिए संसाधन है। अब देखिए, खाना आपको परोस के कौन देता है, आपको कौन बना कर देता है खाना, आपकी मम्मी खाना बना कर देती है ना। तो आपके लिए आपकी मम्मी भी क्या हुई, संसाधन हुई। फिर आप क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय का भवन आपके लिए संसाधन है ना। विद्यालय में शिक्षक आपको ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, वो शिक्षक क्या है, आपके लिए संसाधन है। आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपका यह मोबाइल संसाधन है ना। वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छे से आप समझ रहे हैं, हम आपके लिए संसाधन है। तो इस तरह किसी भी इंसान को जिंदगी जीने के लिए, है ना, उसके जीवन में जिस भी चीज का जरूरत पड़ता है वह सभी चीज क्या है, संसाधन है। समझ गए आप। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, संसाधन का परिभाषा लिख लेते हैं। इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको आप नोट्स के रूप में लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में उसको देखकर आप उसको याद कर सके अच्छे से। तो देखिए, संसाधन का ये यहाँ संसाधन क्या है, इसका परिभाषा आप अपने कॉपी में लिख ले यहाँ से, कि यहाँ देखिए, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं, ठीक। यह आपका संसाधन का परिभाषा हो गया। और फिर उसके बाद आप लिखिएगा उदाहरण में, जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है संसाधन के प्रकार। इसको हम अच्छे से समझते हैं। इस संसाधन का वर्गीकरण आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। देखिए, संसाधन 3 प्रकार का है, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, जल, मानव संसाधन जो मानव खुद है, और तीसरा है मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, जैसे मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। इसको आगे अच्छे समझेंगे, ठीक। तो यह संसाधन का 3 मुख्य प्रकार है। और इस प्राकृतिक संसाधन का जो बंटवारा किया गया है वह देखिए 5 भागों में बंटवारा किया है। 5 आधार पर इसका क्या किया गया, बंटवारा किया गया। किसका, प्राकृतिक संसाधन का। पहला है विकास एवं उपयोग के दृष्टिकोण से, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। किसका, प्राकृतिक संसाधन का। इसी को हम लोग समझते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए, संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार है ना। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन, ठीक। और आगे देखिए, यह जो पहला नंबर है प्राकृतिक संसाधन, इस प्राकृतिक संसाधन का जो बंटवारा किया गया है वह 5 आधार से इसका बंटवारा किया गया है। देखिए, पहला है विकास एवं उपयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उपलब्धता के आधार पर, चौथा है वितरण के आधार पर और 5वां है स्वामित्व के आधार पर। इसी को हम क्या करेंगे आगे, अब हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला था मुख्यतः संसाधन के कितने प्रकार थे, 3 प्रकार। उसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज।
देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसको आप लिखते चलेंगे, ठीक है। अब जैसे भूमि, पर्वत, पठार, समुद्र, नदी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, लोहा, कोयला इत्यादि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं, विद्यमान है ना। इसको किसी ने बनाया नहीं, किसी आदमी ने इसे नहीं बनाया है। यह प्रकृति में ऑलरेडी यह क्या है? यह सब है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए, अगला है मानव संसाधन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए, मानव ही संसाधनों का खोज, निर्माण एवं उपयोग करता है, अतः मानव भी क्या है? एक संसाधन है, ठीक है। अब जैसे शिक्षक है ना, शिक्षक क्या करता है? बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, तो शिक्षक क्या है? उन बच्चों के लिए एक संसाधन है ना। बढ़ई क्या करता है? शिक्षक है ना, शिक्षक क्या करता है? बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, तो शिक्षक क्या है? उन बच्चों के लिए एक संसाधन है ना। बढ़ई क्या करता है? पेड़ पौधा से जो लकड़ी निकलता है, उस लकड़ी को क्या करता है? एक नया रूप देता है, उसको दरवाजा बनाता है, उसको खिड़की बनाता है, उसको चौकी बनाता है, उसको पलंग बनाता है, उसको कुछ भी बनाता है। तो बढ़ई भी क्या है? क्या हुआ? एक तरह का संसाधन होगा। राजमिस्त्री बड़ा बड़ा भवन का निर्माण कर देता है ना, बहुत कुछ बनाता है, वो एक संसाधन है। अभियंता, इंजीनियर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है ना, ये सब क्या है? संसाधन है। श्रमिक, जितने बड़े बड़े फैक्ट्री है सब में क्या होता है? श्रमिक काम करता है और नए नए चीज का उत्पादन करता है, तो यह सभी क्या है? मानव संसाधन है, ठीक। अगला है मानव निर्मित संसाधन। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनमेड रिसोर्सेज। अब देखिए, मानव अपने श्रम से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके नए वस्तु का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, ठीक। देखिए, प्रकृति में तो बहुत सारे वस्तु विद्यमान है। अब उन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके मानव क्या करता है? एक नया वस्तु का निर्माण करता है अपने यूज के हिसाब से, वह क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन। अब जैसे देखिए, मकान है, भवन है, ठीक है, यह सब क्या है? यह सब आदमी निर्माण करता है प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं का उपयोग करके। अब जैसे देखिए, मकान बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए। ईंट किसी से बनता है? मिट्टी से बनता है ना। ईंट कौन बनाता है? मानव बनाता है। अच्छा, मकान बनाने के लिए पानी चाहिए, है ना, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, यह सब क्या है? यह सब का पानी कहाँ है? प्रकृति में है। बालू कहाँ है? प्रकृति में है, नदियों से आता है। गिट्टी कहाँ है? यह सब ये पहाड़ों से आता है, यह सब प्रकृति में ऑलरेडी है। लेकिन इन सबको मिला के क्या करता है? आदमी मकान बना देता है, ठीक। तो यह मकान क्या हो गया? मानव निर्मित बन गया। सड़क है ना, सड़क में भी क्या पत्थर का ही उपयोग होता है, बहुत सारा चीज का उपयोग होता है, वो सब प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके क्या करता है? मानव सड़क बना देता है। फिर रेलगाड़ी, ठीक, रेलगाड़ी के लिए ये लोहा का इस्तेमाल होता है ना। लोहा का इस्तेमाल करके आदमी क्या करता है? उसको रेलगाड़ी बना देता है। हवाई जहाज, मोटर बाइक इत्यादि, यह सब सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। इन सभी को मानव ने बनाया है, ठीक। तो आप समझ गए, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के जो है। पहला है प्राकृतिक, जो प्रकृति में पाया जाता है, ठीक। दूसरा है मानव खुद एक संसाधन है। अगला है मानव निर्मित, मतलब जो प्रकृति में वस्तुओं का उपयोग करके मानव नया संसाधन बनाता है, वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो देखिए, अगला है विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का हम पढ़े हैं। पहला है वास्तविक संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स, और दूसरा था संभाव्य संसाधन, जिसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसमें देखिए, पहला है वास्तविक संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। इसका परिभाषा है ऐसा संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात होती है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी किया जा रहा होता है। अब जैसे झारखंड का कोयला, अभ्रक है ना, देखिए झारखंड में कोयला और अभ्रक पाया जाता है। इसका कुल मात्रा हमें ज्ञात है, कितना कोयला है वहां पर, है ना, और वर्तमान समय में हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोयला वहां से निकलता है, अभ्रक वहां से निकलता है, तो बहुत सारा सामान बनता है उसका, ठीक। अच्छा, उसी तरह देखिए, मध्य प्रदेश से मैग्नीज आता है, तो हमको पता है मध्य प्रदेश में कितना मैग्नीज है ना, और उसका वर्तमान समय में हम इसका उपयोग भी कर रहे हैं मैग्नीज का। उसी तरह राजस्थान से तांबा निकलता है बहुत सारे खानों से, है ना, तो उसका भी हमको ये मात्रा ज्ञात है, और वर्तमान समय में हम क्या करते हैं? उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो वास्तविक संसाधन में कुल संसाधन का मात्रा हमें ज्ञात होता है और उसका उपयोग भी हम अभी कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के उल्टा यहाँ देखिए, संभाव्य संसाधन में, इस संभाव्य संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक। इस संभाव्य संसाधन में ऐसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है, उसमें हमको ज्ञात था लेकिन इसमें हमको ज्ञात नहीं है,
तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी हम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब उपयोग भी नहीं हो रहा होता है। लेकिन भविष्य में इन संसाधनों के उपयोग करने की संभावना होती है, ठीक। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। अब जैसे देखिए केरल में थोरियम बहुत सारा पाया जाता है, वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है, लेकिन उनको यह नहीं पता चला है कितना थोरियम है, ठीक है। और थोरियम वहां से कैसे निकलेगा इसका भी विधि अभी तक प्राप्त नहीं है ना। बस हमको इतना पता है कि केरल में थोरियम है, ठीक। तो इसका कुल मात्रा हमको ज्ञात नहीं है ना। वर्तमान समय में इसका हम उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम इसका उपयोग करेंगे, इसका संभावना है, ठीक। तो ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे अगला है लद्दाख का यूरेनियम। देखिए लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से बहुत अलग हुआ है, अभी एक ये यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख। वहाँ पे देखिए बहुत सारा यूरेनियम पाया जाता है, वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया है, लेकिन उनको पता नहीं है कितना है, और अभी तक वहाँ से यूरेनियम निकला भी नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और वर्तमान समय में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन भविष्य में इन संसाधनों का उपयोग करने की संभावना है, ठीक है। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर दो संसाधन है, वास्तविक संसाधन और अगला है संभाव्य संसाधन। इन दोनों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए अगला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, आप पढ़ चुके हैं। पहला है जैव संसाधन जिसको इंग्लिश में बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। अगला है अजैव संसाधन जिसको इंग्लिश में एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें जीव हो, ठीक है। इसका परिभाषा है सभी सजीव संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधा है ना, जंगल, जीव जंतु, इन सभी में क्या है, एक जीव है, ये जीवन है ना। इसमें मानव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी में क्या है, जीव है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे। हिंद, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपदा प्रबंधन को। सभी में क्या है, जीव है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे। लेकिन अजैव संसाधन में जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन। जैसे सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाते हैं। परिभाषा हुआ जैसे भूमि, पानी, नदी, पहाड़, तालाब, कोयला इत्यादि। यह सब देखिए, यह सभी प्रकृति में तो पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी में जीव नहीं है, यह सभी क्या है, निर्जीव है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन, मतलब एबायोटिक रिसोर्स। तो उत्पत्ति के आधार पर आप समझ गए जैव और अजैव क्या है। सजीव जैव है और निर्जीव अजैव है। अब देखिए अगला है उपलब्धता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो आप पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं उपलब्धता के आधार पर। पहला है नवीकरणीय संसाधन जिसको इंग्लिश में रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहला नवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन आते हैं जिनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हमेशा होती रहती है, ठीक है। इसका परिभाषा है वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ये समाप्त नहीं होते हैं, ठीक। इन संसाधनों को आप कितना भी उपयोग कर ले, कितना भी आप इनका यूज कर ले, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सूरज की किरण, पवन है ना, सूरज का किरण आप कितना भी धूप सेक ले, धूप खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। हवा आप जितना भी खा ले, जितना भी हवा से कुछ भी कर ले, हवा बहेगा ही, है ना। जल है, वन है ना, जंगल, ये सब क्या है, यह पुनः पूर्ति होते रहता है हमेशा। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें ऐसे संसाधन आते हैं जिनका सीमित भंडार है, ठीक। और आप जब एक बार इसको यूज कर लेंगे तो वह धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होते चला जाएगा। तो इसका परिभाषा है ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग होने पर, एक बार है ना उपयोग होने के बाद इनकी पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक। जैसे कोयला को आप एक बार आसानी से यूज कर लेते हैं, लेकिन कोयला बनने में आपको पता है हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, आप पढ़ चुके हैं। उसी तरह पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को ही बनने में क्या होता है, हजारों लाखों वर्ष लगता है, लेकिन आप आसानी से क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं एक बार में। लोहा इत्यादि, ठीक। तो नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इन दोनों को आप अच्छे समझ गए। तो देखिए उपलब्धता के आधार पर जो दो प्रकार है यह महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप जरूर लिखते चलेंगे, ठीक है। अगला है वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार, ठीक। आप पढ़ चुके हैं वितरण के आधार पर दो प्रकार है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन।
ठीक, तो पहला है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक, वे सभी जगह पर, आप देश के किसी भी कोने, विदेशों में कहीं भी चले जाए, वे सभी जगह है। जैसे मिट्टी है ना, पवन, हवा, सूरज की किरण, आप कहीं भी जाएंगे तो इन तीनों से आप जरूर मिल लेंगे। ठीक, अगला है स्थानिक संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो ऐसे संसाधन जो कहीं कहीं निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे लोहा। लोहा आप सब जगह थोड़ी मिलेगा। लोहा आप अपने जमीन के अंदर खोदिएगा तो लोहा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तांबा है ना, यूरेनियम, ये सब कहीं कहीं पाया जाता है। कहीं कहीं खान में, जैसे राजस्थान में है ना, झारखंड में, कहीं कहीं खान में क्या होता है, ये सब मिलता है। लोहा हुआ, सोना हुआ, तांबा, चांदी, यूरेनियम, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, कहीं कहीं मिलता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो वितरण के आधार पर भी आप दोनों प्रकार अच्छे समझ चुके हैं। सर्वत्र उपलब्ध जो सभी जगह पाए जाते हैं, और स्थानिक संसाधन जो कहीं कहीं पाए जाते हैं। देखिए अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार है, आप पढ़ चुके हैं। निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको हम एक करके कैसे समझते हैं। तो पहला है निजी संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट रिसोर्स। मतलब किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला संसाधन निजी संसाधन कहलाता है। जैसे आपके स्वामित्व में जो भी संसाधन है वह क्या कहलाएगा, निजी संसाधन कहलाएगा। जैसे आपका घर है ना, उसके मालिक आप हैं, आपके पिताजी हैं। या आपका खेत खलिहान जो होगा, फसल होगा आपका, है ना, उसके मालिक कौन है, आप हैं या आपके पिताजी होंगे। ठीक, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, निजी संसाधन कहलाते हैं। ठीक, देखिए अगला है राष्ट्रीय संसाधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। मतलब किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक देश के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। उसमें सभी प्रकार का संसाधन आ जाएगा, चाहे वो पेड़ पौधा, खनिज, है ना, पानी, नदी, तालाब, कुछ भी, सभी क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र का संसाधन हो जाएगा। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, किसी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक, मतलब किसी देश के समुद्र तट, जैसे भारत का जो समुद्र तट है ना, इसको आप मैप पे समझिए, का भारत देश है। ठीक, तो देखिए यहाँ से, यहाँ गुजरात है ना, यहाँ से है ना आपका समुद्र स्टार्ट होता है और यह समुद्र तट है। इसके बाद सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। ठीक, इसके यहाँ तक क्या है, इसके बाद पूरा समुद्र ही है। तो इस समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वह क्या होगा, वह राष्ट्र का संपत्ति कहलाएगा, यानी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक ठीक, इसी में आगे है 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ना। यह सवाल होगा, अपवर्जक, ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब किसी भी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक का तो उसका राष्ट्रीय अपना संपत्ति है ना, उसका अपना संसाधन है। लेकिन 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वह भी क्या होगा, वह भी राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाएगा, माना जाएगा। ठीक, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं माना जाएगा, उसको आप बाद में समझेंगे अच्छे से। लेकिन 19.2 से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वह भी एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन ही माना जाता है। ठीक, इसको आप समझ गए अच्छे से। अब आपका अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो अभी आप पढ़े हैं कि 19.2 से 2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वह क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन किसी राष्ट्र के समुद्र तट से 200 किलोमीटर ये का जो क्षेत्र है, उससे आगे का जो क्षेत्र होगा वह क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक, समझ गए आप। मतलब किसी भी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर से आगे का जो क्षेत्र होगा वह क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, इस पे किसी भी देश का हक नहीं होगा। ठीक, तो आप समझ गए अच्छे से। स्वामित्व के आधार पर जो 3 प्रकार है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण है टॉपिक, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। मतलब संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको आप उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके परिवार के पास आपका जो संपत्ति है ना, आपके पिताजी कमाते हैं 10,000 महीना में और खर्चा करते हैं महीना में 50,000। ठीक,
कमाते हैं, कितना 10,000 और खर्चा करते हैं 50,000, खूब सारा ऐश मौज करते हैं आप लोग अपने परिवार में। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे सारा संपत्ति बिक जाएगा, है ना, सारा खेत खलिहान घर उर सब बिक जाएगा आपका, ठीक। और अंत में आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन भीख मांगना पड़ जाएगा, है ना। आपके जीने के लिए आपको खाने के लिए खाना नहीं रहेगा आपके घर में अगर आप ऐसा करेंगे। तो वही हाल है प्राकृतिक संसाधन के साथ भी। आप इसको ज्यादा दोहन करेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक दिन यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक। आप तो इसको अच्छे से यूज कर लेंगे, लेकिन आपका जो आने वाला पीढ़ी होगा, आपका जो बच्चा होगा, आपका जो बाल बच्चा होगा, वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो प्रकृति ने हमारे लिए जितने भी संसाधन दिए हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से जितना हमको यूज हो उतना ही उपयोग में लाना चाहिए और उसको हमको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है आप समझ गए इसको। अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका अभ्यास प्रश्न, ठीक।